ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चा लोग? आपका फिर एक बार स्वागत है हमारी आरम बैच फैम एकेडमी जो चला रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स में वन फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 30th क्वेश्चन तक जो कंप्लीट किया था, उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। आज जितने भी एमसीक्यूज है वो आने वाले अपकमिंग जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें कंप्लीट कर देंगे। और तुम्हारी आरम बैच में जो पूरा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, उसके बारे में पहले कुछ बता दूं मैं आपको। आप लोगों के लिए हमने ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। जो हम लोग टेंटेटिव डेट्स बता दूं आपको मैं, 21 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो आज 18 तारीख हो चुकी है। तो जिस किसी बच्चे को हाँ यहाँ पर आके मॉक टेस्ट देना है ऑफलाइन में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो आप आ सकते हो और एनरोल कर सकते हो अपने आप को, और यहाँ पर आके आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो और आप टेस्ट दे के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि हम लोग आपके जो ऑफलाइन टेस्ट है वो देने आने वाले हैं, सो दैट हम लोगों को पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है और हमें अकॉर्डिंगली किस तरह से स्पेस मैनेज करनी है वो हमें पता चल पाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म कर देना है, और आपको ये सारे लेक्चर्स जो हमने अभी तक अपलोड किए हुए उसको 2x पे एटलीस्ट देख लेना है। एग्ज़ाम के पहले पहले भी 2 दिन जो रहेंगे उसमें भी आपको देख के चलना है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम जो हमारा 31st क्वेश्चन था वहाँ से शुरू कर देते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। हु इज़ द बायर इन ट्रेड कोड? यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है। ट्रेड में बायर कौन होता है? कस्टमर जो होता है वो बायर रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कस्टमर हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कंज्यूमर वर्ड भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि जनरली जो अकेडमिक्स में कंज्यूमर और कस्टमर को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वैसे तो कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन कस्टमर या कंज्यूमर लिखा हुआ हो तो बायर को आपको कस्टमर कहना या तो फिर कंज्यूमर कहना रहेगा, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज सेलर? सेलर कौन होता है? जो चीज़ों को बेचता है वही सेलर कहलाता है, ठीक है ना। वन हु सेल्स गुड, जो चीज़ों को बेचता है वो हमारे यहाँ पर सेलर हो जाने वाला है, ठीक है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? सी देर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका आने वाला है वो रहने वाला है तुम्हारा लैंड, क्योंकि ज़मीन पर प्रोडक्शन होता है। दूसरा आपको कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है ना। तीसरा आपको लगने वाला है यहाँ पर आपका लेबर, ओके। चौथा आपको मशीनरी भी रहने वाला है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अभी इतने ही फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो लैंड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जी हाँ है, तो ये हो जाएगा। फिर भी 3 आंसर पढ़ लेना है, और ये तीनों तीन इररिलेवेंट दिए गए हैं। गेम्स, रेस्ट, एंटरटेनमेंट, एकदम इररिलेवेंट, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर लैंड हो गया। व्हाट हैपन्स इन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था ना, इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर लिख देते इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं व्हाट हैपन्स इन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन। सेलिंग नहीं होता, रेस्ट नहीं होता, और गेम्स भी नहीं होता। सेलिंग एंड बाइंग इज जनरली अ पार्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। ओके, डन। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। 35th क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज नेसेसरी टू अर्न प्रॉफिट? देखिए हमारा बिजनेस जो होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, बराबर। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, बराबर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इररेलेवेंट लग रहा है, लेकिन ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शंस। रिड्यूसिंग कॉस्ट, रेस्ट, एंटरटेनमेंट, गेम्स, ये तीनों तीन तो हो ही नहीं सकते। ये हमारा आंसर हो जाने वाला है। ये सारे के सारे जनरेटिव एआई से लिए गए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऐसे ही बकवास ऑप्शंस रहने वाले हैं। लेकिन हमारे जैसे कोई टीचर लोग होते, जो प्रोफेसर्स होते, प्रोफेसर्स अगर कोई पेपर सेट करेंगे तो उसमें रेलेवेंट आंसर्स होंगे, तो आपको थोड़ा सा दिमाग वहाँ पर लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप याद रखें, आपको अगर प्रॉफिट बढ़ाना है
यहाँ पर नेसेसरी टू अर्न प्रॉफिट की जगह क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है। तो दो चीज़ें हो सकती है, ये क्वेश्चन ही वैसे देखने जाए तो गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस आप बढ़ा दो, मतलब जो चीज़ आप जो कीमत पे बेच रहे हो वो कीमत बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल मैगी 5 रुपए की मिल रही है, तो नेस्ले ने डिसाइड किया कि हम मैगी को 7 रुपए में बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। या तो तुम्हारी जो लागत आ रही है, मतलब कोई चीज़ बनाने में जितनी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को कम कर दो। दो चीज़ें हो सकती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। आपकी पहले नॉर्मल कंडीशन में सेलिंग प्राइस 100 होती है और उसकी कॉस्ट 50 रहती है, तो आप यहाँ पर 50 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, ओके। लेकिन आपने डिसाइड किया चलो ना हम लोग सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, तो बोले सेलिंग प्राइस बढ़ा के 100 की 120 कर देते, तो 20 रुपये से हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। कॉस्ट इतनी की इतनी ही रहेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 20 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया। तो सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है ना। अभी दूसरा वे है कॉस्ट को रिड्यूस करो, मतलब हमने इस तरह की प्रोडक्शन प्रोसेसेस को हमारे कंपनी में या हमारी फैक्ट्री में ऐसे ऐसे नए नए तरीके, नए नए रिसर्च डेवलपमेंट किए, जैसे नई नई मशीनरीज इंस्टॉल की, नए नई टेक्निक सिखाई लेबरर्स को कि किस तरह से प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिव मैनर में किया जा सकता है। उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो कम हो गई, जैसे कि हमने टाइम सेव कर लिया तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ऐसी मशीनरी लगा दी, पहले लेबर लोग 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन हमने एक ऐसी मशीनरी लाया जिससे रोज़ के 500 यूनिट निकल रहे, तो हमारी 400 क्वांटिटी बढ़ गई, ओके। तो हमने क्या किया, कॉस्ट को इस तरह से रिड्यूस करा। अगर रिड्यूस कॉस्ट होता है, ठीक है ना, अगर कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस हम इंटेक्ट रखते हैं 100, लेकिन कॉस्ट जो 50 थी वो 50 से कम करके हमने 40 कर दी, बराबर है। तो हमारा फिर भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जितने रुपए से कॉस्ट कम हुआ, यहाँ पर 10 रुपये से कॉस्ट कम हुआ, उतने रुपये से हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाने वाला है, ठीक है ना। आप देख सकते हो 10 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन ट्रेड, यार बाइंग सेलिंग होता है, ये भी कोई क्वेश्चन है यार, इतना सारा आपको पढ़ा दिया मैंने। अभी MS यूनिवर्सिटी को बोलो पूछो ऐसा क्वेश्चन पूछ के देख, फिर बताता मैं, ठीक है ना। चलो 37 क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज प्रोवाइडेड इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर मैंने आपको समझाया हुआ है कि जहाँ पर हम सर्विस, किसी चीज़ पे सर्विस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर में क्या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, नहीं, हम सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। यानी कि क्वेश्चन ही पूरा सिंपल है, तो आप एक बार पढ़ लेना, ओके। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन सेक्टर एग्जाम्पल। मैंने बोला फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर बोला ना इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री रहता है, ओके, और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर फैक्ट्री हो जाने वाला है। बैंक में प्रोडक्शन नहीं होता, स्कूल में प्रोडक्शन नहीं होता, हॉस्पिटल में प्रोडक्शन नहीं होता। वैसे देखने जाए तो हॉस्पिटल में प्रोडक्शन होता, अरे स्कूल में प्रोडक्शन होता है। आप जैसे गधे बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पर, सॉरी माफ़ करिएगा, सारे के सारे गधे नहीं, कुछ ही गधे होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक, फैक्ट्री इज योर आंसर ओवर हियर, ओके। व्हाट इज मेन, यहाँ पर अंडरलाइन पहले ही कर देना है। मेन जब पूछा ना तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर आपको सिलेक्ट करके आना है, ठीक है ना। तो व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हमारा बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा गया है। तो क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाना। आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में नहीं मैंने बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का, वो है पैसा अर्न करना। तो यहाँ पर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो जाने वाला है वो प्रॉफिट हो जाने वाला है। सर्विस नहीं होगा, गेम्स नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे हमें आंसर पता ही था, फिर भी एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेना है। हमें अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन या ऐसा ट्रिकी ऑप्शंस दे दिया आपको जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। 48 क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट आर 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब मैंने बताया था ना 3 सेक्टर्स आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसमें देखना ही नहीं है, आपको सीधा आंसर सिलेक्ट करना है, हो गया। व्हाट इज मनी। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट मनी का समझा देता हूँ। मनी हर वो चीज़ है जो आप एज अ एक्सचेंज यूज़ करते हो। मतलब आपको फॉर एग्जांपल हम 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। एक है हमारी इंडिया, प्यारी प्यारी कंट्री, ठीक है ना, और दूसरी है
सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया जनरली आपको पता है किसके लिए जानी जाती है? जब भी हम सऊदी का नाम लेते हैं तो क्रूड ऑयल का नाम आता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इतना कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री है नहीं। वो लोग अपनी ज़मीन को खोदते, माइनिंग करते और वहाँ से क्रूड ऑयल निकालते। लेकिन इंडिया है एक खेती प्रधान देश, यहाँ पर एग्रीकल्चर को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारी लैंड इतनी फर्टाइल है कि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जैसे कि गेहूँ हो गए, गन्ने हो गए, यहाँ पर आपका चावल हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से, सब्जियाँ हो गई, हर एक चीज़ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से उगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल राइस हम उगा रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया की लैंड कैसी है जहाँ पर राइस उगते नहीं है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादातर खजूरें और उसका हार्वेस्टिंग ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है क्रूड ऑयल की। और बोले सऊदी अरेबिया को किसकी ज़रूरत है, राइस की। इंडिया को ज़रूरत है क्रूड ऑयल की, लेकिन उसके पास क्रूड ऑयल नहीं है, उसके पास क्या है, राइस। और सऊदी अरेबिया को ज़रूरत है राइस की, लेकिन उसके पास क्या है, क्रूड ऑयल है। तो वो लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम लोग वो चीज़ें अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, सऊदी इंडिया को क्रूड ऑयल दे देगा और उसके अगेंस्ट में इंडिया से राइस ले लेगा। अब यहाँ कोई किसी भी जगह पर रूपी, डॉलर, सऊदी अरेबियन रियाल, एसएआर उसकी बात की गई नहीं, यहाँ पर इसकी बात ही नहीं हुई। यहाँ पर तो हमने क्या किया, क्रूड ऑयल लिया और राइस दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज़ हुआ, बोले राइस। हमने दिया क्या, बोले राइस दिया। तो यहाँ पर हमारे लिए राइस एक मनी के फॉर्म में हो जाने वाला है, ठीक है ना। मनी मीन्स कंसिडरेशन समथिंग, मैंने पहले ही बोला था, मनी मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कंसीडरेशन क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। ओके डन। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए। कॉइन्स मनी है, लेकिन ओनली कॉइन्स मनी नहीं है, ठीक है ना, बाकी और चीज़ें भी आती है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ओनली नोट्स, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। यहाँ पर रेलेवेंट आंसर है एनीथिंग एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने बोला ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, इंडिया क्या यूज़ कर रहा है, राइस को यूज़ कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सऊदी क्या यूज़ कर रहा है, सऊदी यूज़ कर रहा है आपका क्रूड ऑयल। समझ गए ना बच्चा लोग। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो भी चीज़ें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर ये जो वर्ड है और ये जो सेंटेंस है आपको यही याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो चीज़ यूज़ होगी वो हमारा मनी हो जाने वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओनली गोल्ड भी नहीं होगा मनी, हाँ शायद हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पर गोल्ड माइंस होती है, क्या होती है, गोल्ड माइंस। आपने केजीएफ देखा है ना, केजीएफ में भी कोल्हार गोल्ड माइंस होती है। इसी तरह अफ्रीका में बहुत सारी गोल्ड माइंस है। वहाँ पर क्या होता है, माइनिंग होती है, मतलब ज़मीन को खोदा जाता है और उसके अंदर से जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा वो निकाला जाता है और उसको बाहर बेचा जाता है, क्योंकि उनको नीड नहीं है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखोगे कोई त्यौहार हो, कोई गिफ्टिंग हो या फिर कोई शादी ब्याह हो, वहाँ पर गोल्ड का बहुत ज़्यादा चलन रहता है, मतलब गिफ्टिंग के तौर पे बहुत लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा उसका रीज़न है इन्वेस्टिंग, लोग उसको बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इसीलिए गोल्ड यहाँ पर इंडिया में बहुत उसकी डिमांड रहती है। तो क्या होगा, गोल्ड भी हो सकता है मनी, मैं वही समझाना चाहता था। तो अफ्रीका अपने पास से अपने को गोल्ड देगा और वो अपने से राइस ले लेगा, इसी तरह के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, ठीक है ना, डन। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 42nd पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी मैंने पहले ही बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आ जाइए, अपना आंसर हो गया, डन। व्हाट इज इन्फ्लेशन। अब मैंने इन्फ्लेशन आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन मीन्स चीज़ों की कीमतें बढ़ना और पैसे की कीमत घटना। अब सर बोले पैसे भी कीमत पैसे के तौर पे ही हम पैसे के मेजर में ही उसको मेजर करते हैं, लेकिन सर आप क्या बोल रहे हो, ये हमें तो कुछ समझ नहीं आया। समझो, कल
जो आपकी स्कूल की फीस जो होती थी आज उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तो आपकी स्कूल की फीस कितनी थी? मे बी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ थी, वो आज बढ़ के 1500 हो गई है। समझ रहे हो ना? तो ये जो 500 जो बढ़ा हो वो क्या बढ़ा? सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे थे वो बढ़ी नहीं। ये जो 500 बढ़ा वो क्या बढ़ा? ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ द सर्विस इंक्रीज्ड एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज्ड। मनी पैसों की वैल्यू घट गई, इसलिए हमें 500 रुपये और ज़्यादा देने पड़े, लेकिन सर्विस की वैल्यू इतनी कितनी रही, या आप कह सकते हो बढ़ी। सिमिलरली राइस, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब राइस आपके मम्मी को पूछना कितने रुपए में आते थे? 15 रुपीज़, 20 रुपीज़। वही राइस आज 60 रुपीज़, 65 रुपीज़ में मिल रहा है। मतलब 40 रुपीज़ का जो चेंजेस आया है वो क्या है? वो इन्फ्लेशन है। मतलब 1 kg ही राइस कल भी परचेस कर रहे थे, आज भी 1 kg ही परचेस कर रहे हैं, लेकिन कल 20 रुपीज़ में 1 kg राइस परचेस कर पा रहे थे, आज कितने रुपए देने पड़ रहे? उसी चीज़ के 65 रुपीज़ देने पड़ रहे। तो पैसे की कीमत एक घटना, मतलब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज्ड एंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स, या चीज़ों की कीमतें बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। हर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रहता ही है, क्योंकि हमारा जो पूरा इकोनॉमी है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो यही जो फैक्टर्स है उसी के कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता घटता रहता है। आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, परचेसिंग पावर पैरिटी होता है और इंटरेस्ट रेट पैरिटी होता है, उसी के वो एक दो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड टू इन्फ्लेशन ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप समझा देता हूँ आपको इन शॉर्ट। अमूल मिल्क जो पहले 500 ml 30 रुपीज़ में मिल रहा था, आफ्टर 2 to 3 ईयर्स ये अभी 37 रुपीज़ में मिल रहा है। मतलब वही क्वांटिटी आपको 30 में मिल रही थी वो आज 37 में मिल रही है। मतलब सेम क्वांटिटी के लिए आपको 7 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ रहा है। वो क्या है? वो नथिंग बट इन्फ्लेशन है। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ये हमारा आंसर है। फॉल इन प्राइस नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है 7 रुपीज़ से, आप देख सकते हो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं, ये तो है ही नहीं। और डिक्रीज इन इनकम ये भी नहीं है। 44th क्वेश्चन पे आ जाइए, देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, 44th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच टाइप ऑफ मनी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू? अब इंट्रिंसिक वैल्यू किसको बोलते हैं पता है आपको? वैसे आपको फाइनेंस टर्म में मैं आपको समझाऊँ ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते आज के टर्म्स में चीज़ों की कीमत। फॉर एग्जांपल कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, वो भी उसकी भी कीमत आज के टर्म्स में अगर आप देखते हो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। मतलब मार्केट में अगर आप आज करने जाओगे कोई ट्रांजेक्शन तो वो कितने रुपए पे होगा, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल आज आपके पास 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है ना? आज बाजार में जाइए आप और गोल्ड का जो बिस्किट आपके पास वो सुनार को दीजिए, वो आपको पैसे देगा सामने, मतलब उसकी वैल्यू है बाजार में। ठीक है ना? गोल्ड की वैल्यू है। ठीक है ना? समझ गए? सिमिलरली आपके पास 1 kg ऑफ आयरन पड़ा हुआ है, मतलब लोहा, 1 kg लोहा पड़ा हुआ है, आप उसको किसी स्क्रैप वाले के वहाँ पर जाके दीजिए तो वो आपको ₹30 के आसपास जो अभी भाव चल रहा है वो आपको देगा। लेकिन आप पस्ती वाले के वहाँ जाइए और जो आपके पास घर पे 500 रुपीज़ की नोट्स पड़ी हुई है, बराबर, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले जो 1000 और मतलब 1000 और 500 की नोट्स आती थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी डीमोनेटाइजेशन के दौर पे। पता है आपको? 2017 की बात कर रहा हूँ, 16 की। 16 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आज से 500 और 1000 की नोट्स बाजार में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं चलेगी। अगर आप चाहो तो बैंक में जाओ और उसके सामने दूसरी जो 100 रुपीज़ की नोट्स है वो लेके आओ, उसको एक्सचेंज करवा के लेके आओ। ओके, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ तब जो 500 और 1000 की नोट्स थी तो एक डेडलाइन दी हुई थी गवर्नमेंट ने कि उसके बाद इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहने वाली है। ठीक है ना? तो आप वो डेडलाइन पूरी हुई उसके बाद ये दोनों नोट्स को लेके जाओगे पस्ती वाले के यहाँ, क्योंकि पस्ती वाले के सिवा कोई वो लेगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है बाजार में, तो उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं था। आप पूरी इतनी बड़ी गड्डी दोगे 1000 की,
तब जाके आपको कुछ 10 रुपया या कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 500 और 1000 रुपीज़ की नोट्स की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो हो गई। यही पूछना चाहता है कि एज इट इज़ अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाते हो, क्योंकि पैसा बेचा थोड़ी जाता है, पैसे से तो चीज़ें खरीदी जाती है, तो आप पैसा नोटों के फॉर्म में है वो बेचने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप 1000 रुपीज़ के जो सिक्के हैं उसको एक बार एज अ मेटल बेचने जाओगे स्क्रैप वाले के वहाँ, तो एटलीस्ट आपको आयरन का जो रेट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेंसी मेटालिक मनी मतलब यहाँ पर कॉइन समझ सकते हो आप, उसकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। कमोडिटी की भी, कमोडिटी मीन्स नथिंग बट चीज़ें लाइक क्रूड ऑयल और एक्सेट्रा, ठीक है ना। मैंने बोला ना हमारे ट्रांजेक्शन में यहाँ क्रूड ऑयल को हम एज अ मनी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्रूड ऑयल लाइक कमोडिटी, दूसरी कमोडिटीज़ होती है, सिल्वर होता है, एक्सेट्रा गोल्ड होता है, तो उसकी वैल्यू रहने वाली है। लेकिन पेपर के फॉर्म में जो मनी रखा हुआ है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो। मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है, ठीक है ना। और गोल्ड कॉइन की वैल्यू तो ऑब्वियसली रहने वाली है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। कहीं भी लेके जाओ गोल्ड इतना सेफ है कि हर कंट्री में उसकी वैल्यू है। और जो गोल्ड के प्राइसेस डिसाइड होते हैं ना, आप कभी खोलना स्टॉक एक्सचेंज खोल के गोल्ड के, ये कमोडिटी के अंदर आएगा गोल्ड, गोल्ड प्राइसेस देखना, उसकी वैल्यू रहने ही वाली है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। आप देखना, आप जब छोटे थे तब 10,000, 20,000, 30,000 में 1 तोला गोल्ड मिल रहा था, लेकिन आज उसकी कीमत 1,60,000 है। वैल्यू घटी या बढ़ी? वैल्यू हमेशा बढ़ती है गोल्ड की। यानी गोल्ड इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, उसको किसी चीज़ का डर नहीं। अगर वॉर भी हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज पूरा गिरेगा, स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस हमेशा अप जाएंगे। ओके, कमोडिटी की वैल्यू बाजार में रहती ही है। तो किसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो है, पेपर फॉर्म में जो मनी है उसकी। डन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाके समझाया, ठीक है ना। अब समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिंपली स्पीकिंग, अगर किसी चीज़ की बाज़ार में कमी है, ठीक है ना, अगर उसका सप्लाई बहुत लिमिटेड है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, तो उसकी प्राइसेस बढ़ेगी। क्योंकि चीज़ें बहुत कम है, सप्लाई कांस्टेंट है या सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइसेस बाज़ार में बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमारा एकेडमी है फैम एकेडमी, ओके, फैम एकेडमी। अब हमारी जो ऑफलाइन बैच है उसके अंदर हम मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर डिमांड, लोग चाहते हैं हमसे पढ़ना, क्योंकि हम क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं और हम बच्चों को अच्छी डिलीवरी करते हैं सब्जेक्ट टॉपिक की, तो लोग हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और हमारी फ़ीस भी बहुत रिजनेबल है, तो लोग हमारे पास ऑब्वियसली आने वाले हैं। लेकिन मेरे पास सप्लाई लिमिटेड है, मैं बैठा सिर्फ 25 स्टूडेंट को ही सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे प्रेमाइस पे बैठ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इंक्वायरीज बहुत आ गई। फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स ने मेरे वहाँ, वो चाहते हैं कि मेरे से पढ़े, क्योंकि मेरी फ़ीस बहुत रिजनेबल है और मेरी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की है। तो वो चाहते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरे से पढ़े, लेकिन मैं बिठा कितने को सकता हूँ, 25 को। तो यहाँ पर सप्लाई कांस्टेंट है या कम है, ये सप्लाई हो गया और ये डिमांड हो गई। तो ऑब्वियसली मेरे को लगेगा नहीं, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, चलिए मैं फ़ीस को थोड़ी इंक्रीज़ करता हूँ। तो मैं फ़ीस को क्या करूँगा, मैं फ़ीस को बढ़ा दूँगा। सिमिलरली मार्केट में भी ऐसा ही होता है। फॉर एन एग्जांपल, आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर जितना माइनिंग करके निकलता जा रहा है, उसकी सप्लाई है वो बहुत कांस्टेंट है, समझिए। अगर वो 1 मैट्रिक टन निकल रहा था पहले, तो आज भी वो 1 मैट्रिक टन ही निकल रहा है ज़मीन में से, ठीक है ना। लेकिन उसके सामने उसकी डिमांड बहुत हाई हो गई। कैसे हाई हुई? क्योंकि सिल्वर जो है उसका उपयोग बहुत सारी जगह पे होता है। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल, ओके, सोलर पैनल्स में जो सेल्स होते हैं उसमें भी उसका यूज़ होता है। दूसरा उसका हो गया, हाँ, अपने जो शादी ब्याह में जो गिफ्टिंग होते हैं ये वो, उसके लिए हो गया, ओके। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका उपयोग अभी जो हो रहा है वो हो रहा है किस चीज़ में,
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, मतलब जो आप मोबाइल चला रहे हो वो मोबाइल के अंदर जो कैमरे लगे हो उसकी चिपसेट है, आपका प्रोसेसर हो गया वो उसकी चिपसेट है, रैम हो गई उसका चिपसेट है, वो सारी चीज़ें बनती उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। और सब के अंदर चांदी का ही मतलब सिल्वर का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई कांस्टेंट है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो रही है अभी के दौर पर। पहले तो सिर्फ गिफ्टिंग या इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही वो यूज़ होती थी, लेकिन अभी सोलर पैनल्स में यूज़ हो रही है, सेमीकंडक्टर में यूज़ हो रही है, तो इसकी डिमांड बहुत हाई हो गई। अब डिमांड हाई होगी, सप्लाई कांस्टेंट है तो उसकी प्राइसेस बढ़ेगी। अभी आपने देखा रिसेंटली चांदी का भाव कितना सारा बढ़ गया, जो चांदी लाख रुपए में ट्रेड हो रही थी वो 4 लाख को टच करके आई विद इन द स्पेन ऑफ 3 मंथ्स। मतलब 150 चल रहा था, 150 वाला चांदी 4 लाख को टच करके आ रहा है। आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, उसके सामने डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइजेस को इंक्रीज होना ही है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डीप अभी जा नहीं सकते हम लोग इसके अंदर। सो जितना हमें रेलेवेंट है उतना ही पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, डिमांड पुल मतलब डिमांड के वजह से इन्फ्लेशन होना। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस बढ़ना, डिमांड के वजह से प्राइसेस बढ़ना, मतलब सप्लाई लिमिटेड है और अपनी डिमांड है वो बढ़ रही है, उसके वजह से प्राइसेस भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो ही डिमांड इन्फ्लेशन को पुल करेगा। इंक्रीज इन सप्लाई नहीं, सप्लाई भी बढ़ गया तो प्राइसेस नीचे, इन्फ्लेशन नहीं आएगा, उल्टा प्राइसेस कम होगी। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस बढ़ना, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई मतलब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। फॉर एग्जांपल सप्लाई 10 का था, डिमांड 40 की है, तो यहाँ पर 30 से बढ़ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई। फॉल इन इनकम तो यहाँ रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी डिमांड सप्लाई में हम लोग एक असम्पशन लेके चलते हैं कि इनकम के लेवल स्टेबल रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। वो एक हमारा इनहेरेंट असम्पशन होता है किसके अंदर, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पढ़ते समय। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ते हो 11-12 में आप पढ़ के आए हो, इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले रहा। अदरवाइज ये टॉपिक्स को मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, यू वॉन्ट बिलीव, इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ कि आपका पूरा दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन है वो हो जाने वाला है। पोवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है ना, गुजराती मीडियम वाले बच्चे इसको गरीबी बोलते हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, ये अमीरों का काम है, तो ये नहीं होगा। लेक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब बेचारों जिसको बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो बेचारे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे इतनी। वो इनकम जनरेट करेंगे तो वो फैसिलिटीज़ बाय करेंगे, लेकिन उनकी इनकम ही कम है। अब आप पूछोगे इनकम क्यों कम है, तो उनको चाहिए ऐसी जॉब्स नहीं है मार्केट में, चाहिए इतना बिजनेस नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई रेडी है 500 रुपीज़ पर डे में काम करने के लिए, लेकिन उसको इतना भी काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर पॉवर्टी, ओके। और पॉवर्टी के वजह अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से इनकम अच्छी तरह से कमा नहीं पाओगे, और अच्छी इनकम नहीं कमा पाओगे तो आपकी जो ज़रूरत है, जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं वो भी आप पूरी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। प्राइमरी नेसेसिटी जो होती है, बेसिक नेसेसिटीज़, वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। फिर भी 2 पढ़ लेना है। हाई इनकम तो अमीरों की होती है अगेन, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप समझिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से क्या होता है, एक प्रॉस्पेरिटी आती है। मतलब आज हमारे देश के अंदर देखिए अंबानी हो गए, अदानीस हो गए, उनके पास बहुत सारी वेल्थ है, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं जो झुग्गियों में जाइए, वो 500 रुपीज़ भी पर डे का नहीं कमा पा रहे। तो कितना गैप है, आप समझ रहे हो वेल्थ के अंदर। सबके लिए वेल्थ सिमिलर नहीं है। आज मेरे पास डिफरेंट वेल्थ है, आपके पेरेंट्स के पास डिफरेंट वेल्थ है। मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज़ है, आपके फादर के पास 1 प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंगली सबकी वेल्थ डिफरेंट है। तो अगर सबकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा तो फिर वेल्थ का मतलब यहाँ पर संपत्ति होता है। गुजराती मीडियम स्टूडेंट के लिए बता दूँ मैं, आपकी जो संपत्ति रहती है ना, आपकी मिल्कत, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। सो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेल्थ का, तो सारे के सारे अमीर हो जाएंगे, सारे के सारे इक्वल एक ही दर्जे में आ जाएंगे। तो फिर अमीर गरीब का सवाल ही नहीं। अमीर गरीब का सवाल वहाँ होता है जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता।
वेल्थ का, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा वेल्थ कुछ ही कम लोग होल्ड कर रहे होते हैं, जबकि बहुत बड़ा पोर्शन देश का, जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, वो बहुत कम इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो बी होने वाला है, लेक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। डन, देख लीजिए आंसर आप। ओके, अब हमारा 47th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नेसेसिटी। मैंने बोला ना बेसिक नेसेसिटीज कौन सी होती है? रोटी, मकान, कपड़ा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी है वो बेसिक नेसेसिटीज है। तो इसमें कार तो है नहीं, क्योंकि कार बिना आप जिंदा रह सकते हो, मोबाइल फ़ोन के बिना भी जिंदा रह सकते हो, नहीं आप लोग नहीं रह सकते, मैं रह सकता हूँ। फूड के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और टेलीविज़न के बिना बूढ़े जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, ये भी आंसर नहीं वाला, मजाक कर रहा हूँ। टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और कार ऐसी चीज़ें हैं जो लग्जरी में आती है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में नहीं आती। बेसिक नेसेसिटीज़ में जो आता है वो होता है अपना रोटी, मकान और कपड़ा। तो यहाँ पर जो फूड है, फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी, रोटी, फूड। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पर फूड हो जाने वाला है। यहाँ पर कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछना होना, तो यहाँ पर ये एग्जामिनर क्या करेंगे पता है, इधर नोट लिख देंगे। अब आप ना नोट सही से पढ़ोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रहे हो। एक बात याद रखना, कभी भी मेरे टीचर ने मुझे समझाया था कि क्वेश्चन पढ़ो ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ने में पूरा समय दो। अगर क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ोगे तो सही से आंसर कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कामली पढ़ना है, बहुत अपने दिमाग को शांत रखना है, और आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है, अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन ही जाएगा। आई गारंटी आपका क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने सही से क्वेश्चन पढ़ा है और आपने रिलेटेड कॉन्सेप्ट घर से पढ़े हुए हो, तो आप कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट लिख ही पाओगे, ठीक है ना। डन। पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज, पॉवर्टी लाइन भी समझ लीजिए आप क्या होता है। गवर्नमेंट ना एक मिनिमम लेवल फिक्स कर देता है इनकम का, उससे कम अगर इंसान इनकम अर्न कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कहलाता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाता है। उसको बीपीएल कार्ड भी मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड, ठीक है ना। तो उसको क्या रहता है, उसको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल उसको ज़्यादा अनाज मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स ज़्यादा उसको मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर एपीएल होल्डर्स। तो यहाँ पर जो बीपीएल लोग होते हैं वो उसकी जो मिनिमम इनकम फिक्स की गई है वो गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स की है 32 रुपीज़ अ डे पर पर्सन अगर कोई रूरल एरिया में कमा रहा है, और 47 रुपीज़ अ डे अर्बन एरिया में कोई कमा रहा है उससे कम। तो यहाँ पर आप मान सकते हो वो इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहा है। तो उसके लिए ये लोग ने क्या किया, एक स्कीम निकाली है, बहुत पहले आई थी ये कांग्रेस के ज़माने में, 2005 में शायद, 2005 या 2004, आई डोंट नो, या 2006, ये 3 सालों में से कोई एक साल में एक स्कीम आई थी, उसका नाम था मनरेगा। मतलब ये जो स्कीम थी वो क्या करती थी, ये जो स्कीम है वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती थी। क्या देती थी? एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मोस्टली क्या होता था, जो गांव देहात में लोग रहते थे उनका वो ज़्यादातर अनस्किल्ड रहते थे, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती थी, तो वो लोग को इतनी जॉब्स मिल नहीं पाती थी, मिल भी पाती थी तो इतना पगार नहीं मिल पाता था। तो गवर्नमेंट ने स्कीम लाया, उसके अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी दैट एटलीस्ट 100 डेज के लिए आउट ऑफ 365 डेज हर एक इंसान को जॉब कौन देगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसको बोलते हैं मनरेगा स्कीम, ठीक है ना। एज पर द तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, आप मानोगे अप्रोक्सीमेटली आज भी 11.28% अप्रोक्सीमेटली लोग हैं ना इंडिया के, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। मतलब बहुत गंदी ज़िंदगी है उनकी, वो बेचारे अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी मकान कपड़ा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये जो फिगर है वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2011 में लास्ट हुआ था, 11-12। भाजपा गवर्नमेंट आई उसके बाद ये थोड़ा पॉपुलेशन काउंटिंग और ये सब बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो 11.28% में मान लेता हूँ, चलो 5% भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया।
आप मानो अगर हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो उसके आप अगर 5% भी करते हो तो कितना हो गया आपको पता है? 7.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, मतलब बहुत कम इनकम है, शायद इनकम नहीं भी है उनके पास, और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी वो पूरा नहीं कर सकते। तो एक ये क्या सेट किया है, ये जो सेट किया है वो एक मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल नहीं है, ये एक मिनिमम लेवल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लेवल तो ये नहीं आएगा। मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर बेसिक नीड्स, हाँ ये हमारा आंसर है। टोटल नेशनल इनकम नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाने वाला है, पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, मतलब किस कारण से पॉवर्टी होती है, मतलब किस कारण से गरीबी आती है। तो मैंने बोला लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, इसीलिए वो अर्न नहीं कर पाते, इसीलिए वो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए वो गरीब कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सारा जो मैं बोला उसके अंदर एक चीज़ आपने देखी, बेरोजगारी, मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। अगर जॉब या बिजनेस नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, जॉब और बिजनेस नहीं है तो इनकम भी नहीं है, और इनकम नहीं है तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरा नहीं कर पा रहे, और जॉब और बिजनेस ना होना ही अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हायर एजुकेशन है तो फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये तो आएगा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द आंसर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी फिर भी जॉब्स क्रिएट होगी, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण भी आपकी जो है वो जॉब्स क्रिएट होती है टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। विच प्रोग्राम इज एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब कौन सा प्रोग्राम जो बनाया है वो गरीबी को कम करने के लिए बनाया। तो मैंने बोला एक मनरेगा स्कीम 2006 के आसपास आई थी, ठीक है ना। वो जो स्कीम थी ना मनरेगा, वो क्या थी, वो रूरल एरिया के लोगों को ज़्यादातर फोकस करती थी, क्या, क्योंकि वहाँ पर अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाया और उससे अनस्किल्ड लेबर थे ना उनको जॉब्स देने का काम किया। तो यहाँ पर मनरेगा आपका आंसर है, मेक इन इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया जो है ना बच्चा लोग, वो किस लिए बनाया गया है पता है आपको? मेक इन इंडिया लोगों को हमारा इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ रहा था, अब इम्पोर्ट्स बढ़ेगा, ठीक है ना, इम्पोर्ट्स बढ़ेगा तो हमारा हम जब इंडिया के बाहर से कोई चीज़ मंगवाते ना, तो जो पेमेंट करते ना वो डॉलर में करते हैं, किससे करते हैं? डॉलर से। तो हमारा जो फॉरेक्स, इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो हमारा रिजर्व कम होगा। अगर रिजर्व कम होगा तो इंटरनेशनली हमारे रुपये की कीमतें घटती है। ये एक इकोनॉमिक्स से आप आगे हम लोगों के साथ अगर बीकॉम पढ़ते हो तो मैं पूरा आपको सिस्टम समझाऊंगा कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है। जनरली आप अभी मोटा मोटी इतना समझिए कि इम्पोर्ट्स बढ़ेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो हमारा रुपये का कीमतें घटने वाला है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रुपये का कीमतें घटे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट लाया मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही बनाओ और इंडिया में ही बेचो, या तो एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा, लेकिन हम इंडिया में ही बना हुआ यूज़ करने का प्राधान्य देंगे, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ी ना गरीबी कम होगी, इससे तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आएगी और हमारी इकोनॉमिकली डेवलप हम इकोनॉमिकली डेवलप कर पाएंगे, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया मतलब ये सारा यूपीआई वगैरह लाया था जो गवर्नमेंट, उसको प्रमोट करने के लिए था, ठीक है ना। मतलब सब चीज़ें डिजिटल ही हो, करेंसी भी डिजिटल हो, आप अभी गूगल पे करते हो, क्या है, सब डिजिटल ट्रांजेक्शन है, उसी को जो है वो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया स्कीम लाया था। और स्टार्टअप्स को प्रमोट, आप शार्क टैंक देखते हो ना, उसमें सारे स्टार्टअप्स आते हैं, ठीक है ना, जो जो क्या करते हैं, वो अपना R&D करते हैं और उसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वो होता है स्टार्टअप का एक मेन ऑब्जेक्टिव। तो वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए लाया था। तो यहाँ पर गरीबी के लिए तो सिर्फ जो स्कीम लाया वो है मनरेगा, तो हमारा आंसर मनरेगा हो जाने वाला है, ठीक है ना। 51st क्वेश्चन पे आ जाइए। विच टर्म, टर्म का मतलब होता है शब्द, विच टर्म रेफर्स स्पेसिफिकली टू एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है बच्चा लोग? जो आपका पर कैपिटा इनकम रहता है,
अगर देश की इनकम 100 है और देश का सारा पॉपुलेशन 100 है तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। एक एग्जांपल दिया है ये। ओके, सो अगर इंडिया की जो टोटल इनकम है देश की, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, मतलब ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપણી જે કુલ આવક છે દેશની, બરાબર છે, તેને આપણે કુલ વસ્તી જે છે દેશની તેનાથી ડિવાइड કરીશું તો અમને આપણને શું મળશે? पर कैपिटा इनकम मળી જવાની છે। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम अपने को मिल जाएगी। वो पर कैपिटा इनकम क्या मेजर करता है कि देश का हर इंसान एवरेज में कितना उसका इनकम रहता है। अब डिपेंड करता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंबानी है, अंबानी की इनकम शायद बहुत सारे डिजिट्स में रहेंगी, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी या तो 4 डिजिट में, 5, 6 या बहुत तो 7 डिजिट में इनकम रहेगी। ठीक है ना, तो ये जो है सबका टोटल किया और सबकी जितनी पॉपुलेशन है देश की उसको डिवाइड किया, उससे क्या पता चलता है पता है? कि देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह से हो रहा है, और दूसरा पता चलेगा क्या देश ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना, एक ग्रोथ का एक मेज़र है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मेज़र है। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं ये नहीं आने वाला। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं, परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं। परचेसिंग पावर पैरिटी मैंने बताया था ये इन्फ्लेशन के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं आने वाला। क्वालिटेटिव चेंज भी नहीं होगा पर कैपिटा बढ़ने से। पर कैपिटा बढ़ने से हमारा टोटल इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होने वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन्फांट मोर्टालिटी रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इन्फांट। ये पूरा जो है ना डिमांड सप्लाई का नोट्स, ये चाहो तो आप कमेंट करना, मैं दे दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े वो प्लीज़ ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं और टेस्ट के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स है वो भी वहीं पर आने वाली। और हम जो बीकॉम का क्लास लॉन्च कर रहे हैं उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आने वाली है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ग्रुप तो एटलीस्ट ज्वाइन करके रखना है, उसका पैसा नहीं लगता, समझो। शायद आप कुछ इम्पोर्टेंट थिंग मिस कर जाओ, जो हम लोग एग्ज़ाम के पहले भी जो टिप्स देंगे वो भी आप शायद मिस कर जाओ, वो आपको काम नहीं करना है, आपको ग्रुप ज्वाइन करके ही रखना है। ठीक है ना, तो ये सारी नोट्स दी गई है, बेसिक्स है यहाँ पर डिमांड सप्लाई के, एक बार आप चेक कर लेना, पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मतलब जहाँ डिमांड और सप्लाई का जो वो होता है वो इंटरसेक्ट करता है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यानी जहाँ डिमांड और सप्लाई एक हो जाता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डिमांड किसको बोलते हैं, सप्लाई किसको बोलते हैं, चेंजेस इन डिमांड किसको बोलते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो आपको एक बार एटलीस्ट इसको पढ़ लेना है। ठीक है ना, जस्ट रीड करके गो थ्रू कर लेना है। हमारा जो क्वेश्चन था वो था इन्फांट मोर्टालिटी रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इन्फांट हु डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर, हु डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज फॉर एवरी लाइव बर्थ। अभी ये एक रेशियो है, मतलब अगर 1000 लोगों का बॉर्न हुआ तो उसमें 1 साल की एज होने से पहले कितने बच्चे गुजर गए। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 की डेथ हो गई 1 साल का होते होते, तो यहाँ पर हमारा जो रेट हो जाएगा वो 10 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फांट किसको बोलते हैं, जिसकी एज 0 से लेके 1 ईयर की होती है उसको इन्फांट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो है वो आंसर, ये कभी भी ये मेज़र है ना पर 1000 होता है, आपका जो परसेंटेज रहेगा ना वो पर 100 रहता है। लेकिन ये जो जितने भी रेट्स होते हैं ये कौन से इन्फांट मोर्टालिटी रेट हो गया आपका, फिर आपका मैन टू वुमन रेशियो हो गया, मतलब जेंडर रेशियो आप जिसको बोलते हो वो हो गया। ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट 1000 के फॉर्म में यूज़ करती है, मतलब बेस में
डिनोमिनेटर में जो गवर्नमेंट है वो 1000 को रखती है, पर 1000 मतलब एवरी 1000 कितने लोग गुजर गए, ये इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इफ अ कंट्री इंट्रोड्यूसेस न्यू मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर, दिस इज कंसिडर एज, मतलब समझो आप नए नए मेथड्स ला रहे हो, यहाँ पर मेथड्स को अंडरलाइन करना। मोर एफिशिएंट मतलब एफिशिएंट मीन्स फास्ट होगा, एफिशिएंट मतलब ज़्यादा फास्ट जिससे प्रोडक्शन होगा, उसके मेथड्स आप ला रहे हो, उससे क्या होगा, एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो जाने वाला है। करेंसी इक्विलिब्रियम, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है ये। करेंसी इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम मतलब डिमांड सप्लाई जहाँ पर मैच हो जाए, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और यहाँ पर करेंसी की बात की गई, मतलब जितना करेंसी मतलब रुपी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर, जितना रुपी इंटरनेशनल लेवल पे रिक्वायर्ड है उतना ही आरबीआई अगर प्रोड्यूस करता है और इतना ही छापता है नोट्स, तो उसको बोलते हैं करेंसी इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पर हो लगेगा ही नहीं। और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आ जाते हैं अगर दूसरा एक रेट दिया हुआ है, अडल्ट एजुकेशन रेट। मैंने बताया नहीं, ये भी 1000 के फॉर्म में ही होगा, ठीक है ना। फोकस इज ऑन द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग विच एज ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने आपको चार्ट देके रखा हुआ है। तो चाइल्ड किसको कहते हैं, जिसकी एज 1 to 15 है उसको चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है ना। या और अगर 15 और उससे ज़्यादा है तो उसको अडल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम उसको अडल्ट बोलेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो रेंज दी गई है 15 to 24, इसको हम यूथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूथ। लेकिन 15 के ऊपर जितने भी हैं, जितनी भी एज होगी, सारे किस में फॉल होंगे, अडल्ट, अडल्ट में फॉल होने वाले। और यहाँ पर जो रहने वाले वो सारे चाइल्ड में फॉल होने वाले। तो 0 to 15, 15 to 24 यूथ, और मोर देन 15 एवरीवन इज कॉल्ड अडल्ट, ठीक है ना। डन। द अडल्ट एजुकेशन रेट फोकस इज, मतलब मोस्टली यहाँ पर 10th के बाद की बात की जा रही है। अडल्ट एजुकेशन रेट मीन्स जो अभी आप 15 ईयर्स के हो तो आप 10th के एग्जाम दे चुके होगे, ठीक है ना। उसके बाद कितने लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर ये रेट कैलकुलेट करना है। फोकस इज ऑन द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग विच एज ग्रुप। तो यहाँ पर एज ग्रुप के बारे में पूछा है, तो मैंने एज ग्रुप तो आपको यहाँ पर बता ही दिया है। मोर देन 15 को अडल्ट के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 15 एंड अबोव हो जाने वाला है, ठीक है। व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेजर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स अगर बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितना जीने वाला है, कितना जिएगा, उसका अगर आज हम एस्टिमेशन लगाते हैं उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। ये एवरी कंट्री का डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। फॉर एग्जांपल आप डेनमार्क और वहाँ जाओगे तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, कि वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, फास्ट फूड वो लोग बहुत ज़्यादा खाते नहीं है, वो लोग वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है नहीं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट इन स्कूल। ये तो हो ही नहीं सकता, स्कूल में कितने दिन गुजारे, ये थोड़ी ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इंसान कितना जिएगा उसके बारे में हमें जानना है। द टोटल प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, ये तो इररेलेवेंट है पूरा। द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड ड्रेनेज फैसिलिटी, ये हो सकता है लेकिन थोड़ा यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा मोस्ट रेलेवेंट है। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब कितना बंदा जिएगा। मैंने बोला ना कितना बंदा जिएगा, यहाँ वही हम आज ही एस्टिमेशन जो लगाते उसको हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। ये पूरा एवरेज किया जाता है, देश की पूरी पॉपुलेशन होती है ना उसका एवरेज लिया जाता है, उससे पता चलता है हम लोगों को। किसी एक बंदे का नहीं देखा जाता या दो बंदे का या ग्रुप ऑफ पीपल का, लेकिन सारी कंट्रीज मतलब पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उसका एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा मोस्ट रेलेवेंट आंसर हो जाएगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। लॉरेंस कर्व एक टॉपिक है जो ग्राफिकल प्रेजेंट करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। मैंने बोला था ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी वेल्थ की और उसकी।
एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये रहा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की थी ना, उसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ये लॉरेंस कर्व। ठीक है ना, ये रहा। कहाँ चला गया रे? हाँ ये रहा। लॉरेंस कर्व है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने लोग, मतलब देश का कौन सा इंसान कितना वेल्थ या कितना प्रॉपर्टी या कितना इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ना यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर आपका जो यहाँ पर वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन दी गई है ये वाले एरिया में, और ये वाले एरिया में आपको इनकम दी गई है, कितना परसेंटेज। क्यूमुलेटिव मीन्स 1+2 = 3, 3+1 = 4। ये क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर है, ये भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन है और यहाँ पर जो है वो इनकम है। अब आप देखना, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये लॉरेंस कर्व है। क्या है? लॉरेंस कर्व। अब आप समझना, ये 45 एंगल की जो लाइन है ना, ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है। मतलब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह से लोगों की इनकम बढ़ रही है। जैसी जैसी पॉपुलेशन है वैसी वैसी इनकम। लेकिन लॉरेंस कर्व एक्चुअली इस तरह का है, किसी भी देश में इस तरह का होता ही नहीं है, किसी भी देश में इस तरह का नहीं होता। किसी भी देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस तरह का रहता है। मतलब समझिए, मैं आपको बता दूं, 2-3 एरिया ले लेते हैं अपन। एक ये एरिया लेते हैं, ठीक है ना। एक ये एरिया ले लेते हैं, और ले लेते हैं हम एक ये। अब समझिएगा, बहुत शांति से समझिएगा लॉरेंस कर्व को। ये जो ओके, ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, जहाँ तक मैं ले रहा हूँ वहीं तक दिखना, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इतनी सारी है, कितनी, लेकिन उनके पास जो इनकम का हिस्सा है वो कितना है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हो, इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इतनी ही इनकम होल्ड कर रहा है। इसीलिए यहाँ से लेके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड गाइस, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो देखिए, इतना सारा जो एरिया है, इतने सारे जो लोग हैं, वो सिर्फ इतनी ही इनकम होल्ड कर रहे हैं। और ये एरिया का तो पूछो ही मत, इतनी सारी पॉपुलेशन जो है बेचारी, इनकी इनकम इतनी ही है। समझ रहे हो? एक मिनट में मार्क करके बताता हूँ। ये एरिया जो है उसकी इनकम सिर्फ इतनी ही है, लेकिन इतना बड़ा एरिया है उसकी भी इनकम इतनी ही है। ओके, सो ये जो एरिया है, कौन सा हाई वेल्थी लोगों का, ये वाला एरिया है। यहाँ तक देखिए, ये वाला, समझिए ना। तो सिर्फ इतनी सी ही पॉपुलेशन जो है, कितनी, इतनी सी ही जो पॉपुलेशन है, वो देश का इतना सारा वेल्थ होल्ड कर रही है। समझ लो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सिर्फ इतना सा एरिया है, सॉरी, इतनी सारी इनकम जो है वो इतने ही लोग होल्ड कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन है और वाई एक्सिस पे हमारा इनकम है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। जो टॉप के लोग हैं, जैसे अदानी अंबानी हो गए, वो बहुत सारा देश का वेल्थ अकेले होल्ड कर रहे हैं। और देश का जो बहुत बड़ा मिडिल क्लास का ये जो है यहाँ पर मिडिल क्लास है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेर इज इट, मुनीर,
ओके, सो यहाँ पर जो हमारा है वो ये जो एरिया है, समझ रहे हो ना, इतने से ही लोग जो है वो इतना सारा इनकम जनरेट कर रहे हैं, और इतना सारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इतना ही इनकम जनरेट कर पा रही। मतलब इनकम या वेल्थ के लो, आप दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो अभी के ये लॉरेंस कर्व के लिए। तो आप मान सकते हो जो अदानी अंबानी जो है, बराबर, वो टॉप के लोग हैं, वो देश का बहुत बड़ा हिस्सा वेल्थ होल्ड कर रहे हैं, और हम जैसे जो मिडिल क्लास है वो बहुत कम वेल्थ है जो वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कर होता है वो इस तरह का होता है। लॉरेंस यही कहना चाहता है, ये बात करता है इनकम एंड प्रॉपर्टी का। किसका बात करता है ये? इनकम एंड प्रॉपर्टी का। ये एजुकेशन लिटरेसी की बात नहीं करता, फूड एग्रीकल्चर की बात नहीं करता, और बर्थ एंड डेथ रेट्स की भी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है 57 वो बताता है गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। ये लॉरेंस कर्व के ऊपर से ही कैलकुलेट होता है। अभी इसका जो फॉर्मूला है वो बताए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इतना इन डेप्थ आपको ज़रूर भी नहीं है। लेकिन ये किसकी बात करता है पता है? अगर ये जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा तो समझ लो कि सिर्फ एक ही बंदा है ना, वो सारी के सारी देश की वेल्थ होल्ड कर रहा है। अगर 0 होगा ना तो समझ लेना कि सारे लोग इक्वली वेल्थ जो है देश की वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वली होगा। लेकिन कभी भी है ना देश में ऐसा नहीं होगा। देश में हमेशा लॉरेंस कर्व इस तरह का होता है, तो 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। ये हमेशा एक्चुअल में वेरी करेगा इधर ये पोर्शन में, ठीक है ना। 0.25 हो सकता है किसी देश का, 0.5, 0.7, आपको डिपेंडिंग अपॉन द डेटाज ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट यहाँ पर पूछा गया, अगर 1 है तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ही आदमी पूरा का पूरा वेल्थ जो है वो होल्ड कर रहा है। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं, ये अगर 0 होगा ना तब ये हमारा आंसर आएगा। गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो हमारा इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो वन इन द कंट्री हैज़ प्रॉपर्टी, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो मालिकी रहेगी ना प्रॉपर्टीज़ की। द होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू 1 पर्सन, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर गिनी कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है ना। द लिटरेसी रेट, ये इसका कोई इधर रेलेवेंस नहीं है। 58 में आ जाओ, पर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय, यहाँ पर की बात कर गए। पर की हमेशा बात जब की जाए तो एक ही बंदे के लिए ये एक ही बंदे के रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक बंदे के लिए ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हमेशा समझो ना, ये पर का जब पूछेगा ना तो ये एवरेज की बात कर रहा है, इतना ही आपको समझ के चलना है। क्या? एवरेज। फॉर एग्जांपल आपने पर कैपिटा इनकम देखा ना, तो हर एक इंसान कितना कमा रहा है, ये चीज़ की बात है। एक इंसान कितना कमा रहा है देश का, वो इसकी बात पर कैपिटा करता था। तो पर लेबर जो है वो एक ही इंसान की बात करेगा। तो यही वही पूछा है कि ये एंटायर पॉपुलेशन की बात करता है, नहीं, ये 1 इंडिविजुअल लेबरर की बात करता है। तो बोले हाँ, 1 फैमिली की नहीं, गवर्नमेंट की नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 इंडिविजुअल लेबर हो जाने वाला है, ठीक है ना। टू बी काउंटेड इन द लिटरेसी रेट, अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट। समझो, लिटरेसी रेट जब कैलकुलेट होता है ना, तो लिटरेसी रेट के बारे में आपको बता दूं, कौन लोग लिटरेट कहलाते हैं। पहला सवाल तो यही है ना, कौन लोग लिटरेट कहलाते हैं? जिसके पास अगर किसी भी एक लैंग्वेज का नॉलेज है, नॉलेज मीन्स वो या तो रीड कर सकता है या उसको राइट कर सकता है। मतलब क्या, या तो वो उसको पढ़ सकता है या तो उसको वो लिख सकता है। दो में से अगर कोई भी एक चीज़, दोनों चीज़ अगर किसी भी एक लैंग्वेज की कर सकता है, वो एटलीस्ट एक लैंग्वेज की, तो वो लिटरेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी बात करो तो मेरे को, मैंने गुजराती पण आवड़े छे, मुझे हिंदी भी आता है, आई नो इंग्लिश एज वेल। सो फॉर आई एम अ लिटरेट पर्सन। समझो, मैं रीड भी कर सकता हूँ और मैं उसको राइट भी कर सकता हूँ, तीन लैंग्वेज को।
तो मोर देन वन होगा, एटलीस्ट वन हमें चाहिए, एटलीस्ट एक लैंग्वेज इंसान को लिखते या पढ़ते आनी चाहिए, तो यहाँ पर लिटरेट में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो एटलीस्ट वन लैंग्वेज की बात करता है। हमारे देश के अंदर केरला होल्ड्स हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन? केरला, ठीक है ना। वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, वो उनकी इंग्लिश भी आप सुनोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। FAO is a specialized agency that operates at which level? FAO के बारे में बता देता हूँ। ये तो पूछा गया है सिर्फ कि ये कौन से लेवल पे ऑपरेट करता है, मतलब लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, यही पूछा है। लेकिन FAO क्या है वो आपको इन डेप्थ बता देता हूँ मैं। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है ना। वो किसकी स्पेशलाइज एजेंसी है? वो है यूनाइटेड नेशन की। UN नाम सुना है ना आपने, यूनाइटेड नेशंस जो होता है उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यहाँ पर जो आपकी यूनाइटेड नेशंस है ना, वो हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। वो सारे कंट्री से मिलके बनाया हुआ है, किसी एक कंट्री ने नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल इंडिया ने UN नहीं बनाया या US ने UN नहीं बना, सारे के सारे लोग UN के मेंबर होते हैं, सारे के सारे देश जो है वो UN के मेंबर होते हैं। इसीलिए ये जो भी कानून बनाता है या कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर बताता है तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। फॉर एग्जांपल UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, नाम सुना है ना आपने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। सिमिलरली FAO है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकल नहीं, स्टेट नहीं, नेशनल नहीं। लोकल मीन्स यहाँ पर वडोदरा आप समझ सकते हो, स्टेट लेवल मीन्स आप गुजरात समझ सकते हो, नेशनल लेवल मीन्स आप इंडिया समझ सकते हो, और इंटरनेशनल लेवल यहाँ पर देखो आंसर ठीक ही किया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल मीन्स वर्ल्ड वाइड, क्या होगा? वर्ल्ड वाइड। तो हाँ, ये वर्ल्ड वाइड जो सारे नेशंस है, ऑल नेशंस, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है 60th क्वेश्चन के तक। अभी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँ मैं, आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को ना जो ऑफलाइन टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं उसको आके अटेंड करना है, वो देना है। और आपको बता दो हमने बहुत कम और बहुत रिजनेबल फीस रखी है BCom की। यू वॉन्ट बिलीव, और यू वॉन्ट you can say believe that we have we have decided very lowest fee as compared to market में आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। 15 से जो स्टार्टिंग होता है, जो लल्लू से लल्लू क्लास रहता है ना, वो भी 15,000 BCom के लेवल पे चार्ज कर रहा है। लेकिन हम लोगों का फर्स्ट ईयर है फैम एकेडमी का, हम लोग तो सालों से पढ़ा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर भी था, लेकिन फैम एकेडमी का ये फर्स्ट ईयर है, इसीलिए आप सबको हम बहुत लोवेस्ट फी में, और हम जानते भी है लोग किस तरह कमाते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है पेरेंट्स को, तो इसलिए हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 12,500 ही रखी है, सिर्फ और सिर्फ 12,500। इतने में आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा हमें आके एक बार एटलीस्ट तो मिल जाना है आपको पेरेंट्स से लेके। हम आपके फ्यूचर के बारे में आपको करियर गाइडेंस भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आए BCom की स्टडी करवा दी, उसके अपार्ट फ्रॉम देट हम आपको टैली वगैरह का भी बहुत अच्छा सा नॉलेज देने वाले। टैली हो गया, फिर एक्सेल हो गया, वो सारी चीज़ें भी हम आपको वर्कशॉप्स के द्वारा समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, एटलीस्ट वन टाइम आपको पेरेंट्स को लेके आना है। अगर पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं तो आपको आपके बच्चों को लेके आना है और हमसे मिलके जाना है, ठीक है ना। हम आपको पूरा गाइड करेंगे थ्रू आउट द, आपका पूरा बच्चे का करियर हमारे पे, आप समझ लो, ठीक है ना। अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो वो बच्चे भी अच्छा पढ़ाई करेंगे। तो हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स है उनको भेजिए जो पढ़ नहीं पा रहे ऑफलाइन में, या उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से कौन सा अप्रोच रखना है एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चा लोग, एटलीस्ट वन टाइम आके हमसे मिल जाना है।
तो हम आपको पूरे तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हमारा जो लास्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का वो अभी नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और मेरी गुड विशेस हमेशा आपके साथ है, आप कामयाब हो ऐसी मेरी दुआ है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फैम एकेडमी पे भरोसा करना है, हमारी आरंभ बैच है उसको वॉच करना है, और आपको हैप्पी रहना है, हैप्पी रह के पढ़ना है, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।